आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बिहार सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया था। पटना हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी 4 मई को जाति आधारित जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अब तक जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पहले 3 जुलाई की तारीख फिक्स की थी, जिसके बाद इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर किया गया था और आज इस याचिका में राज्य सरकार के द्वारा की गई मांग को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बिहार में जातीय जनगणना का क्या होगा? क्या बिहार में जातीय जनगणना होगी या फिर नहीं होगी? इसके लिए आपको और हमको 3 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास आज उन्होंने किया। कई जगह वो कई कार्यक्रमों में गए। पूरी तरीके से गृह मंत्री का कार्यक्रम सरकारी था, राष्ट्रीय था, लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल में सियासत शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कड़ी नसीहत देते हुए ये बात कही है कि पश्चिम बंगाल आने की जगह वो मणिपुर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि क्या चुनाव प्रचार जरूरी है? मणिपुर में खून खराबा हो रहा है, क्या डबल इंजन सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए? चुनाव आएगा और जाएगा। कई नेता हैं जो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। बंगाल आने की जगह शाह मणिपुर जाएं। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे पे ये तंज कसा है, एक तरीके की नसीहत दी कि वो मणिपुर जाएं, बंगाल आने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों के अपनी ही सरकार द्वारा अब तक जांच नहीं कराए जाने से खफा सचिन पायलट ने पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। 11 तारीख को अजमेर के आरपीएससी दफ्तर के बाहर से यह पदयात्रा शुरू होगी और 125 किलोमीटर चलकर जयपुर पहुंचेगी। और उसके बाद सचिन पायलट ने कहा है कि वे सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे। दरअसल सचिन पायलट इस बात को लेकर खफा हैं कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिन मुद्दों को आगे रखकर जनता से वोट मांगे थे, उनमें वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच का मामला भी शामिल है। इसे लेकर उन्होंने अशोक गहलोत को कई बार पत्र भी लिखे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी के चलते वे जनता के बीच जा रहे हैं ताकि यह बता सकें कि आखिरकार उनकी सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है अब तक इस पूरे मुद्दे पर, और जनता भी अच्छी तरह से पूरे मामले को समझ सके। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर समेत 3 जिलों में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कानपुर देहात और कानपुर नगर में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर 11 मई को मतदान होना है। इसका प्रचार आज थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के अलावा चित्रकूट और बांदा में धुआंधार प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंच गए। पहले उन्होंने कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा की और उसके बाद कानपुर नगर में रोड शो भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे और सभी सियासी दलों के लिए निकाय चुनाव एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं और सभी केंद्र के मंत्रालयों और मंत्रियों से प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा है। उनसे ये साफ साफ पूछा गया है कि पिछले 9 साल में मंत्रालय की क्या बड़ी उपलब्धि रही है और खासकर रिपोर्ट कार्ड को इस तरह से तैयार करना है कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी, यानी कांग्रेस और यूपीए की सरकार के दौरान क्या स्थिति थी और इस 9 साल में क्या बदला है। मोदी वर्सेज मनमोहन, एक तरह से इस फॉर्मेट में रिपोर्ट को तैयार करने को कहा गया है। और जो भविष्य की योजना है, फ्यूचर प्लानिंग है या कोई बड़ा प्लान है, मास्टर प्लान है किसी चीज़ का, तो उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो ये इन पूरी रिपोर्ट के तहत 5 पॉइंट्स में सभी मंत्रालयों को अपनी रिपोर्ट आज शाम तक ही प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करना है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
यूपी में द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। टैक्स फ्री करने के बाद सरकार ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि कई राज्यों में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही इस फिल्म को बैन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आगामी 12 मई को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लखनऊ में इस फिल्म को देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। इसके पहले द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राज्य में बैन कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु में भी इस फिल्म को टिकट को कैंसिल किया गया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। द केरला स्टोरी को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है और अब द केरला स्टोरी मूवी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल केरल हाईकोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने 15 मई को सुनवाई की बात कही है। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम जो थिएटर्स हैं उस पर जो केरला स्टोरी है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि ये उन्माद फैला सकता है। लेकिन द केरला स्टोरी विवाद अब जाहिर तौर पर राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और लगातार इस मुद्दे पर विवाद गहरा रहा है। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तभी से ये फिल्म काफी सुर्खियों में है। अब एक और सुर्खियां इस फिल्म से जुड़ चुकी है। दरअसल इस फिल्म से जुड़े हुए 2 क्रू मेंबर को सोशल मीडिया के जरिए धमकी भरा कॉल और मैसेजेस मिला है, जिसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी गई है। फिल्म से जुड़े 2 क्रू मेंबर को सोशल मीडिया के जरिए मैसेज मिला कि कहानी बताकर तुमने सही नहीं किया, घर के बाहर अकेले मत निकलना। इस फिल्म के क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी फिल्म के निर्देशक सुदीप्ता सेन को दी और सुदीप्ता ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस से साझा की। पुलिस ने इन दोनों क्रू मेंबर को सुरक्षा प्रदान की है और जरूरत पड़े तो सुरक्षा बढ़ा दी भी जाएगी। आपको बता दें कि जब से ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से फिल्म काफी विवादों में है। कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है तो कुछ राज्यों में इस पर बैन भी किया गया है। इस फिल्म की कहानी पर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। फिल्म के निर्देशक और इनकी टीम ने मुंबई में बीजेपी के मंत्री मंगल प्रभात लोधा से भी मुलाकात की और मांग की गई कि महाराष्ट्र में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी के घने जंगलों में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ महा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। सेना के बहादुर जवानों की शहादत का बदला भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान जल्द ही ले लेंगे। और न्यूज़ 24 पहुंचा है उसी जगह पर जिस जगह पर आतंक के खिलाफ ये महा ऑपरेशन चल रहा है। ये आप सामने देखिए, ये राजौरी का कंडी इलाका है, घने जंगल का इलाका है और ठीक इसके सामने है केसरी हिल। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है मौसम, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो हर समय बदलता है। कभी कोहरा हो जाता है, कभी बारिश आ जाती है। बावजूद इसके जवान लगातार आतंक के खिलाफ अपना महा ऑपरेशन चलाए हुए हैं और यही उनका मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुन कर हर एक आतंकी को मौत के घाट उतारा जाए। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। कश्मीर घाटी में हो रही ऐतिहासिक G20 बैठक से ठीक पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यहां श्रीनगर पहुंचे हैं, जिन्होंने यहां एक बड़ी सुरक्षा समीक्षा बैठक की। सूत्रों की माने तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल से लेकर सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ खुफिया एजेंसीज IB के सभी जो हेड है वो इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को ग्राउंड पर किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की गई है इसकी पूरी जानकारी दी। जमीन पर दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार से इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बैठक के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहने चाहिए और जहां
G20 का मुख्य वेन्यू है बैठक का, उससे लेकर जहां ये अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स रहेंगे या जिस जगह पर जाएंगे वहां पर किस प्रकार से इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए जहां पर परिंदा भी पर न मार सके। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह सचिव ने ये भी दिशा निर्देश दिए कि मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज किया जाए ताकि उन्हें किसी तरह का कोई गड़बड़ी करने का मौका न मिले। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर गुड्डू मुस्लिम का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उड़ीसा का है जिसमें गुड्डू मुस्लिम साफ तौर पर उड़ीसा में घूमते हुए नजर आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के वक्त गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नजर आ रहा था। गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद का सबसे करीबी और शार्प शूटर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त होने के साथ ही अतीक अहमद के तमाम काले कारनामों का गुड्डू मुस्लिम राजदार रहा है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की 24 फरवरी से ही तलाश है। गुड्डू मुस्लिम पर पहले 2.5 लाख का नाम रखा गया था जिसे बढ़ाकर बाद में 5 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में नहीं आया। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन इससे पहले बिहार, बंगाल और कर्नाटक में मिल चुकी है, लेकिन हर बार एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही गुड्डू मुस्लिम फरार हो जाता है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस करते हुए यूपी एसटीएफ उड़ीसा पहुंची, जहां पर गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी में साफ तौर पर घूमते हुए नजर आया, लेकिन एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही गुड्डू मुस्लिम वहां से भी फरार हो गया। दरअसल गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों ही यूपी एसटीएफ के लिए चुनौती बन गई हैं और दोनों को ही पकड़ने में एसटीएफ अब तक नाकाम रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही और गुड्डू मुस्लिम लगातार अपने मोबाइल और सिम कार्ड बदलता जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। आज पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बिहार सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया था। पटना हाई कोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी 4 मई को जाति आधारित जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पहले 3 जुलाई की तारीख फिक्स की थी, जिसके बाद इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर किया गया था और आज इस याचिका में राज्य सरकार के द्वारा की गई मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बिहार में जातीय जनगणना का क्या होगा? क्या बिहार में जातीय जनगणना होगी या फिर नहीं होगी? इसके लिए आपको और हमको 3 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल जारी है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 17वें दिन भी लगातार जारी रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलवान इस बात पर अड़े हैं कि 164 का बयान दर्ज होने के बाद अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका 164 के तहत बयान दर्ज हो, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से लेट लतीफी और हीला हवाली की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खापो, भारतीय किसानों, बुद्धिजीवियों, एनजीओ और विपक्ष के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। अब सबकी नजरें खाप पंचायत की तरफ से दिए गए डेडलाइन यानी 21 मई पर टिकी है। इस मामले को हरियाणा बनाम अन्य राज्य से जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा खाप पंचायतों का पहला आंदोलन 21 मई के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, जहां अब रास्ता रोको अभियान की तरफ कूच करने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। कर्नाटक में 10 मई को डाले जाने वाले वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह थम चुका है, लेकिन बजरंग बली के नाम को लेकर मचा घमासान और विवाद अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि वह हर मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसी के तहत बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता कर्नाटक के सभी बड़े छोटे मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने लगे, जिसे लेकर चुनाव आयोग भी अब पूरी तरह हरकत में आ गया और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में इस तरह से एकजुट होकर रैली निकालते हुए हनुमान चालीसा का पाठ के लिए लोगों को इकट्ठा करना, यह धारा 144 का उल्लंघन है। इसे लेकर कई जगह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। पुलिस ने
सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो कई जगह आपस में टकराव भी नजर आया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। ज्येष्ठ माह का मंगलवार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में बड़े मंगल के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश के तमाम मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ करने का आह्वान किया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ आज देश भर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जाति और धर्म के आधार पर समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, PFI जैसे संगठनों पर किसी अन्य द्वारा समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देकर इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भले ही वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव घोषणा में बजरंग दल और प्रतिबंध लगाने के लिए बजरंग दल की तुलना PFI से करने को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। खास बात यह है कि मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करके कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश भी की गई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।